हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस बुक का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली सेल की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सेल वॉल के बारे में, है ना। सेल किससे मिलके बने हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, है ना। उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में न्यूक्लियस की, है ना। तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि हमने क्या किया था, एक अनियन पील लिया था, ठीक है। उसको हमने टेम्परेरी माउंट बनाया था। अब देखो हमने क्या किया था, उसको आयोडीन सोल्यूशन में डाला था। उस पील को, उसके जो छिलके थे उसको जो आयोडीन का सोल्यूशन बनाया, उसमें हमने उसको पुट किया था। अगर हम बात करें, अगर हमने इसको जो हमारा आयोडीन का सोल्यूशन है, अगर हम उसमें नहीं डालें, उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखें तो क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो देखो, जब हमने इसको आयोडीन सोल्यूशन में डाला और जब माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें एक्चुअली क्या देखा कि जो सेल था वो क्या था, उसमें कलर देखने को मिले, है ना। कुछ जगह पे क्या लिखा, जो कुछ रीजन ऐसे थे जहाँ पे जो कलर था वो कैसा डार्क था, वहीं पे कुछ रीजन ऐसा था जहाँ पे जो कलर थे वो बहुत ब्राइट से थे, है ना। तो ये किस वजह से हुआ, ये उनके जो केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंशियली। अब जो सेल है उसमें बहुत सारे रीजन होंगे, यहाँ पे सपोज करो डार्कर रीजन मिला हमें देखने को, यहाँ पे थोड़ा ब्राइट रीजन मिला देखने को। तो ये किस वजह से हुआ, ये इस आयोडीन सोल्यूशन के वजह, मतलब हमने जो इस सोल्यूशन में पुट किया था उसके वजह से हमें सेल में क्या हुआ, कुछ कलर देखने को मिले। हम आयोडीन की जगह सैफरनिन सोल्यूशन को भी यूज कर सकते हैं या फिर मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि देखो, जो हमारा जो न्यूक्लियस है, सपोज करो ये सेल है। अब इस सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है ना। तो ये जो न्यूक्लियस है वो डबल लेयर्ड कवरिंग होती है उसमें, मतलब उसमें दो लेयर होती है जिसको किसको न्यूक्लियस को कवर करके रखती है। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि हमारा जो सेल है, ठीक है, उसको उसके लिए भी एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। उसी तरीके से न्यूक्लियर की भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जो कि अलाउ करते हैं जो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। अब इस न्यूक्लियस से कोई भी मटेरियल बाहर कैसे जाएगा, इन पोर्स के थ्रू। जो हमारा जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ऐसे पोर्स होते हैं। इसी पोर्स के थ्रू क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल होता है वो इस न्यूक्लियस से बाहर जाता है, इस पोर्स के थ्रू ही, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। अब ये कहा जाता है, देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि हमारा सेल है और इसमें क्या होता है, फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, और एक होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जितना भी मटेरियल होता है, जो सब्सटेंस होता है, वो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू ही कहा जाता है साइटोप्लाज्म में। हम साइटोप्लाज्म के बारे में भी आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना बच्चों, वो कंटेन करता है क्रोमोसोम्स को। किसको कंटेन करता है? क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये तभी विजिबल होंगे हमें जब हम इस सेल को डिवाइड करेंगे, जब सेल का डिवीजन होगा ना तभी ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, हमें दिखते हैं। अभी जो क्रोमोसोम है ना वो कैसे दिखते हैं, रॉड शेप में, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम कंटेन information for inheritance of feature from parents to next generation in the form of DNA। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करते हैं, ये डीएनए कंटेन करते हैं, ठीक है। ये जो डीएनए है ना ये स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए है इसके बेस पे हम पता कर सकते हैं कि जो फीचर्स होते हैं ना, जैसे हमारे जो फीचर्स होंगे, ठीक है, वो हमारे पेरेंट्स से या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से क्या होंगे, सिमिलर होंगे, रिसेम्बलेंस करेंगे, है ना। तो ये सब जो डीएनए है ना इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। अब एक डीएनए किससे मिलके बना है, ठीक है, सॉरी, क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड
प्रोटीन। ये दो इंपॉर्टेंट है जिससे क्या है, ये क्रोमोसोम मिलके बना है। अब डीएनए मॉलिक्यूल क्या कंटेन करता है, ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जो कि नेसेसरी होते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। अब फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। अब जो हमारा डीएनए है उसका जो फंक्शनल सेगमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, जीन्स। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडेड, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। अब जो हमारा डीएनए है वो कैसे प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन मटेरियल के पार्ट में प्रेजेंट होता है। अब क्रोमैटिन जो मटेरियल है ये तभी विजिबल होगा एज एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसा, ठीक है, इस फॉर्म में ये क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है और इसी में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome. और जैसे ये सेल क्या होता है, ये जो सेल है जैसे ये डिवाइड होगा तो ये जो क्रोमैटिन है ये क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स। The nucleus plays a central role in cellular reproduction. अब जो न्यूक्लियस है ये बहुत ही क्रूशियल रोल हम बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स, मतलब जब एक सेल होती है, ठीक है, वो डिवाइड हो जाएगी और बाद में क्या बनाएगी, दो न्यू सेल बनाएगी। तो इस केस में ये न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। It also play a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. देखो अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियर रीजन होगा ना सेल का, वो क्या होगा, बहुत ही मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बैक्टीरिया में क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना वो एब्सेंट होती है, तो उसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा पुअरली डिफाइंड होता है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, मतलब देखो क्या होता है, देखो डिफाइंड है ना, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है इसका, लेकिन वहीं पे अगर बात करें बैक्टीरिया तो वहां ऐसा कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं दिखता है ना, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, याद रख लो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव, ठीक है, और प्राइमरी, और कैरियोट मतलब होता है कैरियन, मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब जो कि एकदम एडवांस नहीं है, ठीक है, जो मॉडिफाइड नहीं हो सकता, ठीक है, उसे हम बोलेंगे प्रोकैरियोट। तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विथ सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। अब प्रोकैरियोट सेल also lack most of the other cytoplasmic organelles, अब इनके पास और भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स नहीं होते, ठीक है, जो कि यूकैरियोटिक सेल के पास में होते हैं। Many of the function of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. देखो जो क्लोरोफिल होता है, जो हमारी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती है ना, तो जो क्लोरोफिल होता है इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट विथ प्लास्टिड्स एज इन यूकैरियोटिक सेल। अब इनमें जो फोटोसिंथेटिक वो होते हैं प्रोसेस होती है वो किसके बेस पे होती है, जो इनका वेसिकल होता है ना, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनके जो मेम्ब्रेन होते हैं उसके थ्रू होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें किसके थ्रू होती है, प्लास्टिड्स के थ्रू। ये देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है प्रोकैरियोटिक सेल का, ये न्यूक्लियोइड्स है, ठीक है, ये सेल वॉल है इनकी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये राइबोसोम्स है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, ये साइटोप्लाज्म क्या होते हैं। तो जब भी हमने अनिमल पील के जो उसको देखा था, या फिर हमने जब ह्यूमन चिक के जो सेल्स होते हैं उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो हमें क्या दिखा, वी कैन सी अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन। अब जो हमारा सेल था वो किससे कवर था, सेल मेम्ब्रेन से। अब ये इस रीजन पे क्या होता है, टेक अप वेरी लिटिल स्टेन,
वहां पे बहुत सारे क्या थे, दाग थे, स्टेन थे, जिससे हमने क्या नाम दिया, साइटोप्लाज्म। अभी जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो फ्लूइड के फॉर्म में होता है, मतलब सॉलिड या लिक्विड नहीं होता, वो फ्लूइड होता है, जिसमें कंटेन करता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, ईच ऑफ दिस ऑर्गेनल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। अभी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। अब देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, डिसाइड द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। अब वहां पे क्या है, जो हमने बात की, जो हमारा जो प्रोकैरियोटिक है उनके पास कोई डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर आल्सो एब्सेंट, तो इनमें जो मेम्ब्रेन जो कि सेल ऑर्गेनल्स है ना, वो भी एब्सेंट होते हैं। वही बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो उनके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो उनके पास में मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स भी हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, आपको एग्जाम में आएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। अब जो सिग्निफिकेंस है ना इस मेम्ब्रेन का, कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरसेस। हम वायरस का एग्जांपल लेते हैं, तो वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस do not show characteristic of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply। अब देखो कोई भी वायरस हमारे बॉडी में एंटर होता है तो वो मल्टीप्लाई होता है, मतलब बहुत ही फास्ट स्पीड से क्या होते हैं, वो मल्टीपल हो जाते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। उसके बाद वो अपनी लाइफ को परफॉर्म करते हैं। अब बात करें सेल ऑर्गेनल्स की, तो ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, तो देखो जितने भी सेल हैं उनके पास उनकी मेम्ब्रेन होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, जो कि उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उनको सेपरेट करती है। अब लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल, अगर हम बात करें बहुत ही बड़े और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल की, ठीक है, इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कोई सेल है, ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके लिए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो सपोर्ट करे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को और उसके प्रॉपर फंक्शन को। To keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane bound little structure or organelles। ये किसका यूज करते हैं, ऑर्गेनल्स का, विथ इन themselves। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है यूकैरियोटिक सेल का, जो कि इसको अलग करता है फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल से। अब देखो इसमें जो कुछ ऑर्गेनल्स होंगे ना वो विजिबल होंगे तभी जब इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये विजिबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वहां देखो कुछ चीजों को देखने के लिए हमें स्पेशल चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें इन स्पेशल ऑर्गेनल्स को देखना है तो हमें इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखना पड़ेगा, तभी ये विजिबल होंगे एकदम क्लियरली। We have talked about the nucleus in a previous section, but some important example of cell organelles which we'll discuss now are, अब कुछ एग्जाम्पल, अभी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये क्या क्या है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, सेल ऑर्गेनल्स के, जो कि अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होता है, ठीक है, और शीट्स। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबुल्स और राउंड और एब्लॉन्ग बैग्स वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन होती है ना, ये सिमिलर होती है इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है सेम उसी तरीके से ईआर का भी स्ट्रक्चर होता है। अभी जो ईआर है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा रफ दिखता है, क्योंकि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कैसा होगा, वो रफ होगा अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो थोड़ा रफ सा दिखता है, बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम। इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं जो अटैच्ड होते हैं, उसके जो उसका जो सरफेस होगा उससे अटैच होते हैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल। अब जो भी सेल
जितने भी एक्टिव सेल होंगे ना उन सब में राइबोसोम प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये राइबोसोम ही होते हैं जहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि प्रोटीन कहाँ मैन्युफैक्चर किया जाता है, कहाँ सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, तो कहाँ होता है, राइबोसोम में। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। अभी जब प्रोटीन एक बार राइबोसोम में जब ये बन जाता है तो इसको हमारे जो सेल है उस मतलब बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो जाता है यूजिंग द ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। अब वही बात करें सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये हेल्प करता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड। तो यहाँ से दो बात क्लियर हुई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का, और सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका सिंथेसिस होता है, फैट मॉलिक्यूल्स का और लिपिड्स का, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं सेल की फंक्शन में। अब सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो प्रोटीन है और जो लिपिड है, इन्हीं से तो हमारा जो सेल का मेम्ब्रेन है वो मिलके बना है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम, और कुछ बाकी के जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं वो किस तरह एक्ट करते हैं, एंजाइम की तरह, ठीक है, और हार्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं। Although the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cell, और हर सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें अपियर होगा, दिखता है। इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम, उसका एक नेटवर्क सिस्टम होता है। देखो जैसे बात करें ये एनिमल सेल है ना, इसमें देखो ये गोल्गी अपैरेटस है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। यहाँ पे जो फैट मॉलिक्यूल्स होंगे, लिपिड्स होगा, उसका फॉर्मेशन होगा। और अभी ये देखो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, ये एग्जाम में तो पक्का ही आएगा। Thus, one function of the endoplasmic reticulum is to serve as channel for the transport of material, ठीक है। तो एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन बताओ आप, तो आप क्या बताओगे कि ये चैनल की तरह एक्ट करता है और क्या ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। अब एंडोप्लाज्मिक का एक और फंक्शन होता है, ठीक है, एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस, ये सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जो सेल की बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है उसके लिए सरफेस प्रोवाइड करता है कि उसी जगह पे जो एक्टिविटीज होगी वो परफॉर्म की जाएगी। अब देखो जो लीवर के जो सेल होते हैं ना ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल वर्टिब्रेट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अब जो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स। जो बहुत सारे पॉइजन्स होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, इनको जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत ही मतलब उसका एक क्रूशियल रोल होता है डिटॉक्सिफिकेशन में। अब बात करते हैं ये गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, ठीक है। तो जो गोल्गी अपैरेटस है ये सबसे पहले डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्गी, ये एक साइंस बायोलॉजिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले इसको गोल्गी अपैरेटस को डिस्क्राइब किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका क्या नाम पड़ गया, गोल्गी। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न्स। अभी सिस्टर्न्स होते हैं इस मतलब स्टैक फॉर्म में, देखो गोल्गी बॉडी दिखाती हूँ मैं आपको, इस डायग्राम में कहाँ पे है, ये देखो ये गोल्गी अपैरेटस है, ये देखो दिख रहा है ना आपको, ये इस फॉर्म में रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसे सिस्टर्न्स के फॉर्म में ये हमें दिखता है जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो। These membrane often have connection with the membrane of endoplasmic reticulum से भी इनका कनेक्शन होता है and therefore constitute another portion of complex cellular membrane system. अब the material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. अब इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये इंक्लूड करता है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल।
जो वेसिकल है उसको में जितना भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उनका स्टोरेज करना, उनका मॉडिफिकेशन करना, उनके जो पैकेजिंग का काम होता है वो सब इसमें होता है। और कुछ केसेस में तो क्या होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर है ना, may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. Lysosomes के भी जो फॉर्मेशन होता है उसमें गोल्गी apparatus का काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करें ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, तो देखो ये जो लाइसोसोम्स है ना आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ये वेस्ट मटेरियल होते हैं सेल के, ठीक है। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू कीप द सेल क्लीन, ठीक है, तो सेल को क्लीन करने का काम किसका होता है, लाइसोसोम्स का होता है। बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल, जो भी फॉरेन मटेरियल आता है, फॉरेन मतलब जो कि वेस्ट मटेरियल होगा उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो तो इससे क्या होता है, जो सेल से सारा वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। अब फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया, फॉरेन मटेरियल क्या हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है या कोई फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल, ठीक है, एंड अप इन द लाइसोसोम, जो कि खत्म हो चुका है लाइसोसोम में, विच ब्रेक देम अप इनटू स्मॉल पीस, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या करते हैं, इनको इनका काम क्या होता है, इसको डाइजेस्ट करना और सेल को एकदम क्लीन करना। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes. अब ये लाइसोसोम्स ऐसा क्यों कर पाते हैं, इनको डाइजेस्ट कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि उन ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स, जब भी कोई सेल क्या होती है डैमेज हो जाती है तो क्या होता है, लाइसोसोम्स में बस्ट, तो जो लाइसोसोम्स है वो भी बस्ट हो जाते हैं एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। अभी जो एंजाइम्स है वो अपने सेल को क्या करता है, डाइजेस्ट करने लग जाता है। इसलिए लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुसाइड बैग किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं हम, लाइसोसोम्स को, ठीक है। Structurally, lysosomes are membrane-bound sac filled with digestive enzymes. These enzymes are made by rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum में ही क्या होते हैं, ये एंजाइम्स बनते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, पावर हाउस है सेल का। पावर हाउस सेल का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। वही बात करें सुसाइड बैग क्या है, लाइसोसोम, ठीक है। तो जो एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड रहती है सेल को कि ये सारी जो एक्टिविटीज है, केमिकल एक्टिविटीज है, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो ये एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडोनिसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये फुल फॉर्म है एटीपी का, ठीक है। अभी एटीपी क्या होता है, ठीक है, तो एटीपी क्या है, नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जहां से सारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर इन द एटीपी, हमारा जो एटीपी है उसमें क्या होती है, सारे की सारी एनर्जी स्टोर होती है फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसमें दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। जैसे कि जो हमारा न्यूक्लियस था उसमें भी क्या थी, दो मेम्ब्रेन थी, उसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें भी दो मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस, जो बाहर वाली होती है वो बहुत ही कैसी होती है, पोरस होती है। वहीं पे बात करें इनर मेम्ब्रेन तो वो कैसी होती है, फोल्ड होती है, ठीक है। दीज फोल्ड क्रिएट्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग। अभी जो फोल्ड के फॉर्म में होती है ऐसे ऐसे, तो उसमें क्या होते हैं, ज्यादा एरिया होता है, ठीक है, वहां पे क्या होती है, फिर एटीपी जनरेट होते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जो क्योंकि पावर हाउस है, आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए, इनका खुद का अपना एक डीएनए होता है और राइबोसोम होते हैं, तो ये थोड़ा स्ट्रेंज है ना। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, इसलिए इनके पास ये उनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये खुद के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करें प्लास्टिड्स क्या होते हैं, तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, पहला क्रोमोप्लास्ट और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर्ड होता है, वही ल्यूकोप्लास्ट होता है या तो वो व्हाइट होगा या तो कलरलेस होगा। अब जो प्लास्टिड्स होते हैं ना ये कंटेन करते हैं
पिगमेंट क्लोरोफिल को, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी जो क्लोरोप्लास्ट है ना वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि जो प्लांट है वो अपना खाना किस तरीके से बनाती है, फूड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं प्लांट, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की हेल्प से। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट है ना ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। ठीक है, अब वहीं पे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, वो प्राइमरली ऑर्गेनेल्स होते हैं। इनमें क्या होता है, जो मटेरियल होते हैं सच स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, ग्रैन्युअल्स हो गया, ये सब स्टोर्ड होते हैं किसमें, ल्यूकोप्लास्ट में। तो देखो प्लास्टिड्स क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, वहीं पे ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। अब जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होगा ना प्लास्टिड्स का, ठीक है, वो कंसिस्ट करेगा न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर होती है बहुत सारी, ठीक है, जो एम्बेडेड होती है इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होता है, ऐसे लेयर्स के फॉर्म में ये प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। अभी जो प्लास्टिड्स हैं वो सिमिलर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं, इनकी जो बाहर से इनको देखोगे ना उनका जो स्ट्रक्चर, तो आपको लगेगा जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए, इनका भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आएंगे। अब बात करते हैं वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक होते हैं फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। ठीक है, तो वैक्यूल्स में क्या होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं इन एनिमल सेल में, वहीं प्लांट सेल में तो बहुत ही लार्ज साइज के वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। अभी जो वैक्यूल है ना, तो कुछ प्लांट सेल में क्या होते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं जो 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। जो हमारा जो सेल, इसका जो 50 से 90% जो वॉल्यूम है वो तो ये सेल सेंट्रल वैक्यूल ही कंटेन करता है। तो सोचो कितना बड़ा होगा ये साइज में। तो एनिमल सेल में तो ये काफी छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में काफी बड़े होते हैं। तो इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। जो शेल है उसको इतना रिजिड कैसे है, इन्हीं वैक्यूल के कारण। अब बहुत सारे सब्सटेंस हैं ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल में स्टोर होते हैं। दीज इंक्लूड अमीनो एसिड हो गया, जैसे शुगर हो गया, और वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स, ये सब किसमें प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल में। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अब हमने पढ़ा था ना कि दो तरीके से होते हैं ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेलुलर होती है और एक मल्टी सेलुलर। तो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा, तो उसमें जो फूड वैक्यूल है ना वो कंटेन करते हैं फूड आइटम दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड। अमीबा ने जितना भी फूड कंज्यूम किया होगा वो सब कहाँ पे स्टोर होगा, इसी वैक्यूल में। वहीं पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होता है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। तो जो उनके बॉडी से, उनके सेल से कितना जो वाटर का जो निकलना होता है, फूड का जो निकलना होता है, वो इन वैक्यूल्स के थ्रू ही होता है। अब each cell thus acquire the structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in a specific way. The cell thus has a basic structural organization. तो सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि हेल्प करता है उस सेल को ताकि वो परफॉर्म कर सके फंक्शन, लाइक जो हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, या हम न्यूट्रिशन जो ऑब्टेन करते हैं फूड से, या क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है, और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन, ये सब इन सेल में जो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी अपैरेटस, ये इन सब के कारण ही होता है। तो द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। तो हम सब क्या है, सेल से ही मिलके बने हैं, और ये हमारा क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये चैप्टर बस यहीं तक था। इस चैप्टर में हमने देखो क्या लर्न किया, व्हाट यू हैव लर्न। तो देखो द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, ये क्या है, सेल है। अब सेल किससे इंक्लूड होकर बना है, तीन इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि किससे मिलकर बना है, लिपिड से और प्रोटीन से। अभी जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक्टिव पार्ट होता है सेल का, जो कि रेगुलेट करता है कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल, ठीक है, बिटवीन द आउटर इंटीरियर ऑफ द सेल एंड द आउटर एनवायरमेंट।
सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही कोई मटेरियल सेल के अंदर आ सकता है या उससे बाहर जा सकता है। अब प्लांट सेल में क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में, एनिमल का जो सेल होगा ना, हमारा जो सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती। अब ये सेल है, सेल वॉल है, वो किससे मिलके बना होता है, तो ये मिलके बना होता है सेलुलोज से। ठीक है। अब जो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इनेबल द सेल ऑफ प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू एग्जिस्ट इन हाइपोटोनिक मीडियम विदाउट बस्टिंग। तो ये कौन से मीडियम में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, हाइपोटोनिक मीडियम में। अब ये जो न्यूक्लियस है, यूकैरियोट हमने पढ़ा ना प्रोकैरियोट्स के बारे में और यूकैरियोट्स के बारे में, तो न्यूक्लियस में क्या है, यूकैरियोट्स में इज सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। अब यूकैरियोट्स जो होते हैं उनकी जो न्यूक्लियस होती है उनमें डबल लेयर्ड की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो फंक्शन क्या करते हैं, बोथ एज पैसेज वे और फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड एज मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। यहाँ पे दो फंक्शन होता है, या यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है किस चीज का, प्रोटीन का, लिपिड्स का। ठीक है, दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी जो गोल्गी अपैरेटस है, ये कंसिस्ट क्या करता है, स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स दैट फंक्शन इन द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल। अब देखो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। अभी जो प्राइमरी फंक्शन होता है ना ल्यूकोप्लास्ट का, ये स्टोरेज, मतलब उनका काम क्या होता है, स्टोर करना कोई चीज। अब मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जितना ज्यादा मैच्योर प्लांट होगा उतना ज्यादा उसका सेंट्रल वैक्यूल होगा, जो कि क्या प्रोवाइड करता है उसको, टर्जिडिटी, कितना रिजिड है वो सेल। ठीक है। अब इसमें जितना भी वेस्ट होगा वो सब कहाँ पे स्टोर होगा, वैक्यूल में। अब प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंपोज होते हैं सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, एंड दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम एज ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर में। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो डू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है।